हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका ये पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले आप लोगों को 4 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग प्लीज़ चैनल सेलेक्ट कर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे 4 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं उनका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। आइए हम लोग ज़्यादा बातों को आगे ना खींचते हुए सीधा सीधा श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हमारा वर्क, हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे दे रखा है कि धारणीय कृषि से आप क्या समझते हैं। अगर आप लोग लेखपाल एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को जो ग्रामीण विकास से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा लेखपाल का सिलेबस है उसमें आपके जो ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छे से देखिए क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिएगा और हमारी क्वेश्चन की श्रृंखला से आप लोग जोड़ने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग इसके विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है हमारा पहला, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। इसके बाद आपका विकल्प 2 दे रखा है, यानी तो भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे कि भूमि की उर्वरता उसी प्रकार बनी रहे। इसके बाद ऑप्शन जो आपका विकल्प 3 दिया गया है, चकों का अपने अधीन कर लेना। यहाँ पे अधीन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपका विकल्प दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे कि भूमि की उर्वरता उसी प्रकार बनी रहे, वही आपकी धारणीय कृषि कहलाती है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम लोग अपने भविष्य को देखते हुए हमारी जो कृषि की मिट्टी होती है उसका इस प्रकार से उपयोग करना कि मिट्टी की उर्वरता समाप्त ना हो और वह उसी प्रकार से लंबे समय तक बनी रहे, जिससे कि हमें जो भविष्य में भोजन उपलब्ध होने वाला है उसमें बिल्कुल भी अंतर आपका देखने को ना मिले। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है आपका, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कहाँ पर हुई थी। यानी आप लोगों को वो राज्य बताना है जहाँ पे आपकी भोपाल गैस त्रासदी नामक घटना हुई थी। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया गया है केरल। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मध्य प्रदेश जो है वहीं पे आपकी भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। अगर आप लोगों से इसकी डेट पूछता है तो डेट आपकी क्या हो जाएगी, 3 दिसंबर 1984। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों से पूछता है कि इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी मिथाइल आइसो साइनाइड। मिथाइल आइसो साइनाइड। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे दे रखा है, दिए गए उत्तरों में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यानी जो आपके विकल्प दिए गए हैं इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन इनमें से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा। आइए हम लोग सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प आपका फर्स्ट जो दिया गया है पटवारी, विकल्प सेकेंड आपका दिया गया है नगर निगम वार्ड काउंसिलर, विकल्प सी आपका दिया गया है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, विकल्प डी आपका दिया गया है लेखपाल। आइए हम लोग इसके विकल्प का चुनाव करते हैं। जो आपका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर होगा नगर निगम वार्ड काउंसिलर। जो है ये हमारा नगर निगम वार्ड काउंसिलर होता है, इसका चुनाव किया जाता है। इसके बाद जो भी ये आपके दिए गए हैं पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और आपका जो लेखपाल दिया गया है ये आपके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में तंबाकू की खेती किस जिले में की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से ग्रामीण विकास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऑप्शन 1 है कानपुर, ऑप्शन बी है आपका
लखनऊ, ऑप्शन सी है आपका मेरठ, ऑप्शन डी है आपका प्रयागराज। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो आपका मेरठ जिला पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जिलों की बात करते हैं तो आपका एक हो जाता है गोंडा, इसके बाद आपका दूसरा हो जाता है गाजियाबाद, इसके बाद आपका तीसरा हो जाता है मैनपुरी। यहाँ पे आपकी जो तंबाकू है वो काफ़ी मात्रा में उपजाई जाती है, और जो हमारी तंबाकू होती है ये आपकी क्या होती है, ये एक नकदी फसल होती है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब लागू की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप में से कई लोगों ने ये क्वेश्चन को पढ़ा होगा और आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। ये देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले हम लोग विकल्प पर चर्चा करते हैं। आपका विकल्प ए दिया गया है 2008 यानी 2008, इसके बाद आपका विकल्प बी दिया गया है 2009, इसके बाद विकल्प सी आपका दिया गया है 2010, इसके बाद विकल्प डी दिया गया है 2011। आइए हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपके 2000 में उत्तर प्रदेश से जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली आई थी वो आपकी लागू की गई थी। इसे हम लोग RTE के नाम से जानते हैं, यानी RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसको हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 21 के फर्स्ट में, यानी 21 के काम में। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका जो दे रखा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेखपाल एग्जाम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल भी इन्हें इग्नोर मत करिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया गया है 90 इंच, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 80 इंच, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 99 इंच, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 70 इंच। अब हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 99 इंच, यानी 99 इंच। अगर हम लोग इसमें गज की बात करते हैं तो आपका एक गट्ठे में कितने गज होते हैं, 2.76 गज होते हैं। और अगर हम लोग इसको फुट के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपके फुट में क्या हो जाएगा 8 फीट और 8 इंच इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, कहीं पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों से इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका दिया गया है कि विजन 2035 किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आइए हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, नीति आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा या पंचायती राज द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। अगर आप लोगों से इसकी डेट पूछता है तो आपकी जो इसकी डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 14 दिसंबर 2020 को। यह एक जो हमारी भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र के रूप में इसको जारी किया गया था, और इसका जो मेन उद्देश्य है यानी मेन इसका विजन क्या है वो है आपका भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे जो कार्य हैं हमारे वो जारी रहेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है आपका कि भारत का राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा, और बिल्कुल भी आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम लोग इसके बाद इसके ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन इसके क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है आपका कानपुर। आइए इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका झांसी। झांसी आपका पड़ता कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और ये किस संस्था के अंतर्गत काम करता है, यानी इसका जो संस्थान है वो है आपका ICAR। इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखने जाते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ये जो है हमारा संबंधित है। आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे दे रखा है कि संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। यानी आपको उनका नाम बताना है जिनके द्वारा आपका नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रखे हैं, जीतन राम मांझी द्वारा, मेधा पाटेकर द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा, आपके महात्मा गांधी जी द्वारा। आपको इसका आंसर बताना है, तो आइए हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा मेधा पाटेकर के द्वारा। अगर आप लोगों से इसका सन पूछता है कि जो हमारा नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया गया था वो किस सन में शुरू किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1986 में, यानी 1986 में। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर को खुशबुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पहले भी आप लोगों के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं, कानपुर, ऑप्शन बी आपका बनारस, ऑप्शन सी आपका ललितपुर, ऑप्शन डी आपका कन्नौज। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज। कन्नौज जो है आपका वो हमारे भारत में खुशबुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा कन्नौज है शहर है वो अपने इत्र के व्यापार के लिए देश भर में जाना जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका दिया गया है कि खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से लेखपाल एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत करिएगा। आइए हम लोग इसके ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं, मई से जुलाई, जुलाई से अगस्त, जनवरी से मार्च, अगस्त से सितंबर। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके खरीफ की फसल की बुआई होती है वो आपकी होती है मई से जुलाई के मध्य में। और अगर हम लोग इसकी कटाई की बात करते हैं तो आपका ये जो अक्टूबर का महीना होता है उसी के आसपास इसकी कटाई की जाती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप लोग कहीं पे अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं, लखनऊ, ऑप्शन बी आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी आपका बनारस, ऑप्शन डी आपका कानपुर। तो आइए हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका लखनऊ। अगर आप लोगों से इसके जो ललित कला एकेडमी है उसकी स्थापना की बात करता है तो आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 फरवरी 1962 में। आप लोगों से इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो आप लोग इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। और जो हमारा संस्कृति विभाग है उसी के द्वारा ये पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर आप लोग इसको पढ़िएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। आप लोगों से इसकी लोकेशन पूछ रहा है कि जो हमारी भारतेंदु नाट्य अकादमी है वो कहाँ पर है। आइए इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए है आपका कानपुर, ऑप्शन बी है आपका मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है आपका ललितपुर, ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आप लोगों से इनके सन की बात करता है यानी स्थापना की बात करता है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा। इसमें 2 फैक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम तो इसका नाम आपका था भारतेंदु नाट्य केंद्र के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और वो कब की गई थी, 1975 में। और जो इसका नाम करण करके आपका उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी इसमें ऐड किया गया, तो वो आपका कब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1981 में। तो बिल्कुल भी आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपका दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में कंदरा चित्र प्राप्त हुए हैं। आप लोगों से आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या आपके दे रखे हैं, झांसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। आइए हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा मिर्ज़ापुर जिला है तो वहीं पर आपके कंदरा चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका दे रखा है कि अथर्ववेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस नगर में मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारी ये जो लेखपाल एग्जाम के लिए ग्रामीण परिवेश ग्रामीण समाज एवं विकास की जो श्रृंखला चल रही है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है काशी, ऑप्शन बी आपका दे रखा है मथुरा, ऑप्शन सी आपका दे रखा है बरसाना, ऑप्शन डी आपका दे रखा है अयोध्या। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काशी में। और अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, वो अंगिरस ऋषि को माना जाता है। और आपका जो ये अथर्ववेद है इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है आपका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और अगर आप लोगों से इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारा जादू टोना है या रोग निवारण के जो उपाय बताए गए हैं वो आपके कहाँ पे दे रखे हैं, तो वो आपके अथर्ववेद में दे रखे हैं। और अथर्ववेद जो है वो सबसे आपका बाद में रचित वेद है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपका दे रखा है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। आप लोगों को सन बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो गायों के वध के निवारण के लिए जो एक एक्ट आप लोगों को बनाया गया था तो वो कब लागू किया गया था। आंसर आप लोगों को बताना है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी है आपका वर्ष 1957 में, ऑप्शन सी है आपका वर्ष 1956 में, ऑप्शन डी है आपका वर्ष 1958 में। तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्ष 1955 में आपका गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपका दिया गया है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की उम्र क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है 16 वर्ष 21 वर्ष, यानी 16 वर्ष लड़कियों की 21 वर्ष लड़कों की। इसी क्रम में आप लोग देखिएगा कि इधर लड़कों की जो एज लिखी गई है, इधर आप लोगों की लड़कियों की एज लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 14 वर्ष 18 वर्ष, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 16 वर्ष 18 वर्ष, इसके बाद आपका ऑप्शन डी दिया गया 18 वर्ष 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो आपका 14 वर्ष और 18 वर्ष दिया गया है, इसी ये जो आपकी एज है वो शारदा अधिनियम के अंतर्गत तय की गई थी। यानी 14 वर्ष जो है वो आपकी लड़कियों की हो जाती है, गर्ल्स की, और 18 वर्ष ये आपकी हो जाती है बॉय की। और ये जो एक्ट है ये कब आपका आया था, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये एक्ट आया था आपका 1929 में। किस नाम से आया था, यानी शारदा अधिनियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये आया था बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के नाम से। तो आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपका ग्रामीण विकास से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। आपके लेखपाल एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग इसके सबसे पहले ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन ए आपका दिया गया है 100, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 200, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 150, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 400। आइए हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 100, यानी जो मीट्रिक जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या 100 होती है। अगर हम लोग इसके मीटर की बात करते हैं तो ये 30 मीटर लंबी होती है, और इसमें जो प्रत्येक कड़ी होती है वो 0.33 मीटर के अंतराल में लगाई जाती है, यानी 30 सेंटीमीटर के अंतराल में लगाई जाती है। और इसमें जो आपकी 10 कड़ियों का संग्रह होता है, जैसे आपकी पहले शुरुआत की 10 कड़ी हैं, उसके बाद आपका एक इंडिकेटर लगाया जाता है जो कि आपका पीतल का होता है। तो वो आपके मेजरमेंट को ध्यान रखने के लिए लगाया जाता है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपका दे रखा है कि निम्न में से कौन कृषि पर्यावरणीय अनुकूल है। नीचे आपको कृषियों के प्रकार देखने को मिल रहे होंगे, इनमें से आपको एक चूज करना है और बताना है कि कौन सी कृषि हमारी पर्यावरणीय अनुकूल है। आइए हम लोग सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, झूम कृषि, ऑप्शन बी आपका जैविक कृषि, ऑप्शन सी आपका सामंत कृषि, ऑप्शन डी आपका सोपान कृषि। आइए अब हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा जैविक कृषि।
और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं तो आपकी जैविक कृषि वो कृषि होती है जिसमें आपके प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है और जो भी आपके उर्वरक होते हैं उनका बिल्कुल भी इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल कृषि मानी जाती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। नीचे 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं। विकल्प फर्स्ट आपका दिया गया है 59.3%, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 70%, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 50%, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 45%। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत लोग उसमें से आपके कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 59.3% लोग जो हैं वो कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपका दे रखा है भारत देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं यानी 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन ए दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी आपका दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन सी आपका दिया गया है नागालैंड, ऑप्शन डी आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो आइए हम लोग इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग थोड़ा सा इसका विश्लेषण करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी गन्ना होती है वो आपकी एक नकदी फसल होती है। आप लोगों का ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि गन्ना हमारी किस प्रकार की फसल है, तो सबसे पहले आपकी ये नकदी फसल हो जाती है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है आपका यूपी की राजधानी है। इसके बाद अगर विश्व स्तर पर हम लोग बात करते हैं कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो आपका होता है ब्राज़ील में। और इसके बाद अगर हम लोग इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका भारत का गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपका दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ कब किया गया था। आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। ये ग्रामीण विकास से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, तो इसके पूछे जाने की संभावनाएं भी उतनी अधिक हो जाती हैं। आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं, हमको इनमें से एक चूज करना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2014 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्ष 2005 में। आइए अब हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन और बन सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2013 में, तो इसको जो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को केवल ग्रामीण में आपने लागू किया गया था, तो आपका 2013 से इसको आपके शहरी क्षेत्रों में भी प्रारंभ कर दिया गया था। इसके बाद इसका नाम वहाँ पे क्या रख दिया गया था, बदल करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रखा गया था। जो आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाले 2 क्षेत्र हो जाते हैं, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। यानी एक ग्रामीण हो गया, एक आपका शहरी हो गया। और जो इनका संचालन करने वाली संस्था है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, फिर जो हमारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा ये वित्त पोषित संस्थाएं हैं। तो आप लोग इनको समझ पा रहे होंगे कि इनका आंसर क्या हो जाएगा और किस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपका दे रखा है 1 एकड़ किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। आपके ऑप्शन ए में कह रहा है कि 3240 वर्ग गज, आपके ऑप्शन बी में कह रहा है 4840 वर्ग गज, ऑप्शन सी में आपके 3540 वर्ग गज, ऑप्शन डी में आपके 4150 वर्ग गज। आपको बताना है कि इनमें से 1 एकड़ किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे 4840 वर्ग गज होते हैं वो आपके 1 एकड़ के बराबर होते हैं। अगर हम लोग वर्ग मीटर में बात करते हैं तो 1 एकड़ में आपके 46.8 वर्ग मीटर होते हैं। अगर हम लोग इसके फिट में बात करते हैं तो आपके 1 एकड़ में 43.56
जीरो यानी 43,560 वर्ग फीट होते हैं। और अगर हम लोग यहीं पे इसके हेक्टेयर की बात करते हैं कि एक एकड़ में आपके कितने हेक्टेयर होते हैं, तो वो आपके कितना हो जाएगा 0.4047 हेक्टेयर। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपका कह रहा है कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। नीचे 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है पटवारी, ऑप्शन बी आपका दिया गया है कानूनगो, ऑप्शन सी आपका दिया गया है जिलाधिकारी, ऑप्शन डी आपका दिया गया है तहसीलदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो पटवारी होता है वो राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद होता है। आप लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे इसे अगर हम लोग इसके अन्य नामों की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या क्या हो जाता है, आपका कार नाम अधिकारी हो जाता है। और इसके बाद इसका दूसरा नाम हो जाएगा सान बोगरू। आप लोगों से ये नाम पूछे जा सकते हैं कि सान बोगरू कौन होता है, तो आप लोग को बताना है कि वो हमारा पटवारी होता है। इसी को हम लोग लेखपाल के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दे रखा है कि क्षेत्रफल मापने की इकाई क्या है। आपको बताना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन क्षेत्रफल मापने की इकाई है। ऑप्शन ए है आपका एकड़ मापने की, ऑप्शन बी है आयतन मापने की, ऑप्शन सी है आपका लंबाई मापने की, ऑप्शन डी है आपका घनत्व मापने की। इसको घनत्व को अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आइए हम लोग इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी एकड़ होती है वो क्षेत्रफल मापने की इकाई होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी 25 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है वो यहीं पे समाप्त होती है, और हम लोग बहुत ही जल्द अगली श्रृंखला यानी पार्ट इसका जो 6 है उसके साथ में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो से मिल रही जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग आने वाली आगामी वीडियो के साथ। आप सभी लोगों की दुआएं लेते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें आप लोग सफल होंगे। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।